हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी संविधान में अमेरिका की संघ प्रणाली यानी कि यूएस फेडरल सिस्टम पर अपना लेक्चर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने ब्रिटेन में पढ़ा था कि वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है, और जब हमने अमेरिका की विशेषताओं की बात करी थी तो हमने अमेरिका में संघ प्रणाली या संघ व्यवस्था की बात करी थी। प्रारंभ में अमेरिका में 13 राज्यों से अमेरिका का राज्य मंडल बनाया गया था, जिसकी संख्या आज बढ़कर 50 हो गई है। मैं एक अंतर आपको बता दूं, भारत में हम कहते हैं कि भारत में एक यूनियन है, जबकि अमेरिका एक कॉन्फेडरेशन है। फ़र्क क्या है कि अगर हम देखें, थोड़ी सी तुलना करें, तो अमेरिका में राज्यों की स्थिति भारत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर हम ले रहे हैं अब सबसे पहले अमेरिका ने इस संघवाद प्रणाली को क्यों अपनाया, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण था सुरक्षा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के जितने भी संविधान निर्माता मौजूद थे, उन्होंने इस बात पे मनन किया कि जो राज्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, उनके अस्तित्व के लिए उन सबका एकजुट होना आवश्यक है। अतः उनकी एकता के आधार पर अमेरिका के लिए एक राज्य मंडल बनना आवश्यक था। दूसरा कारण है अमेरिका की विशाल क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या। तो चूंकि अमेरिका भी भारत की तरह एक विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिए है, इसलिए कोई एकात्मक शासन प्रणाली की एक सरकार पूरे राज्य को संभाल नहीं सकती थी, इसलिए पूरे राज्य में विकेंद्रीकरण आवश्यक था। तीसरा, विकेंद्रित सामाजिक और राजनीतिक संरचना। भारत की ही तरह अमेरिका में भी विभिन्न संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, और राजनीतिक दलों का भी जो स्वरूप है वो विकेंद्रित एवं स्थानीय रहने के कारण वहाँ पर संघ प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। फिर अमेरिकी लोग स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी हैं, अतः अगर केंद्रीकरण के रूप में एक केंद्र सरकार होती तो वहाँ पर एकात्मक शासन होता, जो कि राज्यों की परतंत्रता का प्रतीक बनता। इस कारण भी विकेंद्रीकरण के प्रति जो उनका लगाव है, उस कारण भी अमेरिका के लोगों ने संघ व्यवस्था को अपनाया। अगला कारण है, संविधान निर्माताओं का मानना है कि संघ प्रणाली से स्थानीय स्वायत्त शासन और नागरिक प्रशिक्षण का लाभ होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स अमेरिका के संघवाद अपनाने के कारण। अब हम ले रहे हैं अमेरिका में कौन सी ऐसे लक्षण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका में संघवाद है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ 3 अनिवार्य तत्व हैं, जिसमें कि हम कहते हैं लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो यहाँ पर भी हम सारे इसके लक्षण ले रहे हैं अमेरिकी संविधान में। पहला लक्षण है कि संविधान सर्वोच्च है, कि दोनों ही सरकारों की हम बात करें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अमेरिका में क्या जो संविधान है वो दोनों से सर्वोपरि है। दोनों को उसके जो भी निर्णय होते हैं संविधान के आधार पर, न्यायालय अक्सर इन निर्णयों को लागू करवाती है, और दोनों ही सरकारों का इसका पालन करना होता है। दूसरा लक्षण है दोहरी शासन व्यवस्था, कि एक तो संघ सरकार के रूप में और दूसरी राज्य सरकार के रूप में। तो ये दोहरे शासन की जो है 2 इकाइयाँ होती हैं। संविधान द्वारा भी विभिन्न शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, कि चाहे संघ सरकार हो राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में कोई भी यदि विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर संविधान के प्रतिकूल यदि कोई कार्य है तो उसे अवैध घोषित भी कर सकती है। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। लिखित एवं कठोर संविधान है। हम ये बात भी कर चुके हैं कि अमेरिका का संविधान भले ही संक्षिप्त है, लेकिन ये लिखित है, और साथ ही इसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वो इतनी जटिल है, और उसमें राज्यों का भी एक महत्वपूर्ण उसमें भूमिका रहती है। इस कारण ये भी एक विशेषता राज्य के संघवाद के परिलक्षित करती है।
राज्यों के पृथक संविधान। अब तक हमने बच्चों ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, हमने भारत के संविधान की भी चर्चा करी, लेकिन ये एक विशेषता है जो आप पहली बार सुन रहे हो कि अमेरिका के राज्यों के अपने पृथक संविधान है। एक तो केंद्र है ही, जो अमेरिका का संविधान तो है ही, उसके अलावा जो भी राज्य हैं उनके अपने अपने संविधान भी हैं। दोहरी नागरिकता, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका में राज्य के साथ साथ संघ की नागरिकता दोनों ही नागरिकों को प्राप्त है। राज्यों की समानता है किस रूप में? तो अमेरिका का जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, दोनों ही 2 प्रतिनिधि भेजते हैं। अर्थात अमेरिका में सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया है। इसके अलावा राज्यों की अखंडता, यानी कि अमेरिका में एकता बनी रहे और कोई भी राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकता, इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 4 में ये व्यवस्था करी है कि राज्यों की सीमाओं को अखंडता का आश्वासन दिया गया है। अर्थात राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो राज्य बन गए हैं, केंद्र अपनी मन मर्जी से उन सीमाओं को परिवर्तित नहीं कर सकता जब तक कि राज्य स्वयं सहमति न दें। इसके अलावा ये एक अविनाशी संघ है। अमेरिकी संघ को कभी भी विखंडित नहीं किया जा सकता। गृह युद्ध हो, सर्वोच्च न्यायालय ने 1869 में टेक्सास बनाम वाइट के विवाद में यह स्वीकार किया कि अमेरिकी संघ एक अविनाशी संघ है जो अविनाशी राज्यों से मिलकर बना है। फिर शक्तियों का विभाजन, तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। चूंकि अमेरिकी संविधान बच्चों एक संक्षिप्त संविधान है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो उन्होंने शक्तियों का एक एक उल्लेख नहीं किया है, बल्कि कुछ छोटे से तौर पे उन्होंने संघ सरकार की शक्तियां, राष्ट्रीय महत्व के वो विषय इसमें डाले गए हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पे अगर हम देखें तो सुरक्षा का मामला आता है, वित्त का मामला आता है, वैदेशिक मामले आते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण का इसमें मामला आता है, मुद्रा निर्माण का इसका मामला आता है, डाक तार या सर्वोच्च न्यायालय, संघीय जिलों का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार को है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार नहीं कर सकती, उनको कहते हैं संघ सरकार के लिए निषिद्ध विषय। तो इसमें एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार है व्यक्ति को जब यदि पुलिस अरेस्ट कर ले तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। तो अमेरिका में भी संघ सरकार इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती। सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। कि जो टाइटल्स की जो पूर्व की इतिहास में व्यवस्था थी, आज की तारीख में अमेरिका में संघ सरकार ऐसी उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। लोगों की, नागरिकों की जो भाषण की स्वतंत्रता है उसका भी वो हनन नहीं कर सकती। लोगों को, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, यानी कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसको कि संघ सरकार उसका हनन नहीं कर सकती। किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगा सकती और राष्ट्रीय कोष में तब तक कोई धन खर्च नहीं कर सकती जब तक कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाए। तो ये थे बच्चों संघ सरकार को प्रदत्त और संघ सरकार के निषिद्ध विषय। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निहित शक्तियों का सिद्धांत। उसका क्या मतलब होता है कि चूंकि अमेरिकी संविधान संक्षिप्त संविधान था और बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ों का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए कई बार ऐसी स्थिति आती है जब ये विवाद हो सकता है कि भाई ये विषय संघ सरकार का है अथवा राज्य सरकार का। तो उसके लिए उन्होंने एक निहित शक्तियों का सिद्धांत का सृजन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सरकार को मूलतः दिए गए हैं और उनमें उन मूल विषयों में ये विषय अंतर्निहित हैं, जैसे बैंक व अन्य कॉरपोरेशन स्थापित करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर खर्च करना, विद्युत उत्पादन, कृषि संचालन, ये सारे कौन से विषय हैं जो कि व्यापार आदि से जुड़े हुए हैं। अर्थात इनका कहीं उल्लेख नहीं है, पर यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो इनको केंद्र सरकार के अधीन ही माना जाता है।
अब हम ले रहे हैं राज्य सरकार की शक्तियां। तो संविधान में कौन कौन से विषय हैं जो राज्य सरकार को दिए गए? तो एक तो स्थानीय कार्यों के लिए करारोपण, यानी कि जो भी राज्य के विदिन उसको टैक्स लगाने का अधिकार उनके पास है। राज्य के अंदर व्यापार का नियमन, दीवानी और फौजदारी कानून, पुलिस, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, राजमार्ग, यातायात। संघ सरकार को संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों के अतिरिक्त शेष सभी विषय राज्यों के पास है, यानी कि जो संघ सरकार के विषय हैं वो वर्णित हैं और शेष सभी विषय जो है वो राज्य सरकार में मान लिए गए हैं। फिर कौन से ऐसे प्रावधान है जहां राज्य सरकार की शक्तियां निषिद्ध कर दी गई हैं? तो एक तो है विदेशों के साथ संधि या समझौता नहीं कर सकते, शांति के समय सेना या युद्धपोत भी नहीं रख सकते, कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय व्यापार पर आयात या निर्यात शुल्क नहीं लगा सकते, दास प्रथा पूरी तरह से निषिद्ध है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों का हनन राज्य सरकार भी नहीं कर सकती। तो ये हो गया राज्य सरकारों की शक्तियां। अब हम ले रहे हैं राज्यों को संघ सरकार की गारंटी। संघ सरकार राज्यों के प्रति निम्न बिंदुओं पर अपनी गारंटी देती है। पहली है राज्यों की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक प्रणाली बनी रहे, कि जैसे संघ में राष्ट्रपति शासन है वैसे राज्यों में भी वहाँ पर गवर्नर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी वंश परंपरा से नहीं बल्कि निर्वाचित होने की परंपरा राज्यों में बनी रही है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। फिर बाहरी आक्रमणों की स्थिति में भी केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की प्रार्थना के, इंतजार किए वो इंटरफेयर कर सकती है। और आंतरिक हिंसा का मामला है तो वो राज्य सरकार के अनुरोध करने पर ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये हो गया राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई कुछ गारंटी। अब हम ले रहे हैं कि चूंकि संघवाद है वहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि दोनों की स्थितियाँ बहुत बराबर हैं। अगर हम देखें व्यवहारिक तौर पे देखें तो अमेरिका में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और ये केंद्रीकरण क्यों हुआ है, इसके क्या कारण हैं? तो पहला कारण था सामाजिक तथा आर्थिक कारण, कि सामाजिक, जैसे हमने अभी पहले भी कहा कि बहुत ही डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ मौजूद थे। सामाजिक परिस्थितियाँ काफ़ी जो थी पूर्व से वो बदल चुकी थी, तो उन सब पर व्यवस्थित लागू करने के लिए एक सुदृढ़ केंद्र सरकार का होना आवश्यक था। फिर गृह युद्ध, अमेरिका ने 1861 से 65 में अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव को लेकर एक गृह युद्ध छिड़ गया था, उस वक्त भी एक ताकतवर सरकार का होना आवश्यक था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम कहते हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका का बोलबाला है। तो अमेरिका के लिए भी अगर राज्य ज़्यादा ताकतवर होंगे और संघ सरकार कमज़ोर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखें तो अमेरिका के भी काफ़ी प्रतिद्वंदी हैं। तो उन सब के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक सशक्त केंद्र होना आवश्यक है। फिर जो सहायता और अनुदान राज्य सरकारों को केंद्र देता है और राज्य सरकार उसके प्रति निर्भर रहती है, तो यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि भाई वो संसाधनों को लेकर ही एक विवाद की स्थिति बनी रहती। तो केंद्र की सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के बदले उन पर थोपी गई शर्तों या उसके अनुरूप नीति बनाने के लिए ये राज्य जो हैं वो विवश हो जाते हैं। इसके अलावा देखें तो निहित शक्तियां भी एक ऐसी, जो हमने कहा पूर्व में कि एक ऐसा विषय है जहां स्पष्ट शक्तियों का उल्लेख नहीं होता, लेकिन संघ सरकार को उन पर कानून बनाने का जो दायित्व दिया गया है उस कारण भी केंद्र सरकार का जो शक्तियां हैं अपने आप ही बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। संवैधानिक संशोधन की अगर भी जो हम बात करें, अमेरिका में जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसमें 14th राज्य सरकार की शक्ति में कमी करके इसने संघ सरकार के अधिकारों में वृद्धि करी। 16वां संशोधन ने भी केंद्र सरकार को आयकर लगाने का अधिकार दिया। 15वां और 19वें संशोधन ने भी मताधिकार का विस्तार, जिससे संघ सरकार की शक्ति बढ़ी। तो ये कुछ ऐसे संशोधन है जिससे कि अमेरिकी संघ सरकार का केंद्रीकरण हुआ।
और लास्ट हम कह रहे हैं कि जनता के मन में भी जो संघ सरकार के लिए ज़्यादा लगाव होता है बजाय अपनी राज्य के उसके लिए, इस कारण हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।